सभी का स्वागत है आज के इस नए डीप डाइव में, जहां आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो बाहर से देखने में शायद थोड़ा तकनीकी या प्रशासनिक लगे। हाँ, आमतौर पर लोगों को थोड़ा ड्राई लगता है ये। बिल्कुल, लेकिन राज्य की कार्यप्रणाली को गहराई से समझने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए या परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय एक मास्टर की है। एक ऐसी चाबी जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे के सारे ताले खोल देती है। हाँ, और इसीलिए आज हम इसे किसी आम चर्चा की तरह नहीं, बल्कि सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही शानदार डीप डाइव की तरह देखने वाले हैं। आज का जो हमारा सोर्स है वो काफी खास है, काफी डिटेल्ड है वो। हाँ, ये एक रिवीजन स्लाइड डेक है जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के 15 मिनट के फास्ट रिवीजन के लिए बनाया गया है। 15 मिनट में पूरा आरपीएससी? इस स्लाइड से लेकर आखिरी तक एक एक चीज को वर्ड टू वर्ड डिकोड किया जाए, ताकि सुनने वालों के दिमाग में इसका पूरा इतिहास और संरचना बिल्कुल छप जाए। बिल्कुल। और इस सफर में मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट जो इन कानूनी और प्रशासनिक बारीकियों को आसान भाषा में समझाएंगी। शुक्रिया। देखिए, यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि ये पूरी चर्चा सिर्फ तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है। मतलब हमें ये समझना होगा कि आजादी से पहले के छोटे छोटे आयोगों से लेकर आज के इस विशाल संवैधानिक निकाय का विकास आखिर क्यों और कैसे हुआ। सही बात है। तो चलिए स्लाइड 1 से शुरू करते हैं, जहां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है। सबसे पहले यहां ली कमीशन का जिक्र आता है जो 1923 में आया था। अब यहां एक बहुत अजीब बात है। कैसी अजीब बात? मतलब इस कमीशन ने सिफारिश तो की, लेकिन सिर्फ केंद्र के स्तर पर एक लोक सेवा आयोग बनाने के, प्रांतों के लिए यानी स्टेट्स के लिए कोई विचार ही नहीं था। ये बिल्कुल उस समय की ब्रिटिश मानसिकता को दर्शाता है। वही ना, इतनी बड़ी आबादी पर प्रांतीय स्तर पर कोई आजाद व्यवस्था ही नहीं। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सत्ता को अपने नियंत्रण में रखने पर था। प्रांतों में एक मजबूत और आजाद प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना उनकी प्रायोरिटी थी ही नहीं। अरे हाँ, वो क्यों चाहेंगे कि लोकल लेवल पर आजाद आवाज उठे? बिल्कुल, वो लगाम अपने हाथ में चाहते थे। और इसी वजह से सोर्स में आगे एक बहुत ही मजेदार एग्जाम ट्रिक दी गई है। आजादी से पहले भारत में 22 प्रांत थे, पर उन 22 में से सिर्फ 3 में अपना खुद का पीएसी था। सिर्फ 3 में? ये काफी हैरानी की बात है। हाँ, और इसको याद रखने की ट्रिक है JJB, यानी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अगर मैप पे देखें ना तो ये एक ट्रायंगल बनता है। 22 में से सिर्फ इन्हीं 3 रियासतों में ये व्यवस्था थी। देखिए, यहाँ विश्लेषण करने वाली बात ये है कि आखिर सिर्फ इन्हीं 3 रियासतों ने ये पहल क्यों की। कुछ तो खास होगा। हाँ, ये उन रियासतों में पनप रही एक गहरी प्रशासनिक जागरूकता का संकेत था। वो समझ रहे थे कि नया राजकाज चलाने के लिए सिर्फ राजा का आदेश काफी नहीं है, एक योग्य नौकरशाही चाहिए। सच में राजशाही के अंदर ऐसी दूरदृष्टि काफी बड़ी बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्लाइड 3 की तरफ। यहाँ स्थापना की पूरी टाइमलाइन दी गई है जो 1949 के 3 बड़े दिनों पर आकर टिकती है। हाँ, वो 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला दिन है 16 अगस्त 1949, जब राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय द्वारा अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फिर आता है 20 अगस्त, जब इस ऑर्डिनेंस का प्रकाशन हुआ। ऑर्डिनेंस नंबर 28। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर 1949, जब राजपत्र या गैजेट में अधिसूचना जारी हुई और इसकी आधिकारिक स्थापना हो गई। यहाँ इस बारीकी को समझना जरूरी है कि ऑर्डिनेंस जारी होने और गैजेट में प्रकाशित होने के बीच का फर्क कानूनी रूप से कितना बड़ा होता है। वो कैसे? देखिए, ऑर्डिनेंस एक तरह से सरकार की मंशा दिखाता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, पर कानूनी रूप से कोई भी संस्था तब तक अस्तित्व में नहीं आती जब तक उसे राजपत्र में नोटिफाई ना किया जाए। अरे हाँ, मतलब मंशा और कानून बनने के बीच का फासला। बिल्कुल। 22 दिसंबर वो दिन था जब ये एक विचार से बदलकर जमीनी हकीकत बन गया। क्या बात है। अब संस्था खड़ी हो गई तो इसकी संरचना पर आते हैं स्लाइड 4 में। 1949 में जब इसने काम शुरू किया तो संरचना थी 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। हाँ, पहले अध्यक्ष SK घोष और सदस्य थे देवी शंकर तिवारी और NR चंदोरकर। सिर्फ 3 लोग पूरे राज्य का प्रशासन चुन रहे थे। पर आज का डेटा अगर देखें 2025 का, अब तो ये 1+10 हो गया है। हाँ, 1 और 10। क्या सच में इतना काम बढ़ गया कि 3 की जगह 11 लोगों की जरूरत पड़ गई? हाँ, मैं सोचती हूँ ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, ये राज्य की बढ़ती जरूरतों को दिखाता है। 1949 में सरकार के काम बहुत सीमित थे,
पर आज हम एक वेलफेयर स्टेट में हैं, जहां सरकार हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ देख रही है। जनसंख्या बढ़ी है, लाखों बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो इतने बड़े तंत्र के लिए 1+10 की संरचना काफी नेचुरली विकसित हुई है। सच में? और तंत्र बड़ा हो तो नियम भी तो चाहिए। स्लाइड 5 इसके नियमों के विकास की क्रोनोलॉजी समझाती है। 1951 में सेवा शर्तें आईं, जिन्हें राजप्रमुख ने बनाया, पार द्वारा लाया गया, और आखिर में 1975-76 का प्रक्रिया सत्यापन अधिनियम। इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। कैसा शिफ्ट? सत्ता के हस्तांतरण का। 1951 में राजप्रमुख शब्द था, क्योंकि तब रियासतें एकीकरण के दौर से गुजर रही थीं। पर 1963 तक आते आते ये राज्यपाल शब्द पर आकर स्थिर हो गया। ये एक संवैधानिक परिपक्वता का इशारा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और इसी संवैधानिक ढांचे का पूरा माप स्लाइड 6 में मिलता है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। एक परफेक्ट मेंटल मैप। हाँ, 315 गठन की बात करता है और 323 वार्षिक रिपोर्ट पर आकर पूरी कहानी खत्म करता है। अगर हम इस व्यवस्था को एक इमारत मान लेना, तो 315 उसकी नींव है और 323 उसकी छत है, और बीच के सारे आर्टिकल्स उसके खंभे हैं। तो चलिए इन खंभों की बात करते हैं स्लाइड 7 और 8 पर। ये अपॉइंटमेंट और रिमूवल का हिस्सा है और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। सबसे क्रिटिकल हिस्सा। हाँ, आर्टिकल 316 बताता है कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। जाहिर है, कार्यकाल या तो 6 साल या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है कानूनी। हाँ, वो 41st अमेंडमेंट वाला। बिल्कुल। मूल संविधान में यह आयु 7 वर्ष थी, पर 1976 के 41st संविधान संशोधन द्वारा इसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। और यहाँ एक बात खास लिखी है कि रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। पर ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई सदस्य बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी दोबारा नियुक्ति पर रोक क्यों लगानी है? ये तो टैलेंट वेस्ट करना हुआ ना। देखने में ऐसा लग सकता है, पर ये रोक कोई सजा नहीं है। दरअसल ये आयोग की आजादी सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा हथियार है। अच्छा। पक्ष फैसला लेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो अगला टर्म बचाने के चक्कर में रहेगा। वही बात है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने दोबारा वापसी के सारे दरवाजे बंद कर दिए, ताकि सदस्य बिना किसी राजनीतिक दबाव या भविष्य के लालच के अपना काम ईमानदारी से करें। क्या शानदार डिजाइन है। और ऐसी ही आजादी की झलक आर्टिकल 317 में भी मिलती है। स्लाइड 8 इसको एक ट्रैप की तरह दिखाती है, जहां लोग अक्सर फंसते हैं एग्जाम में। कैसा ट्रैप? निलंबन और बर्खास्तगी का फर्क। अगर कदाचार का मामला है तो निलंबन यानी सस्पेंशन राज्यपाल कर सकते हैं, पर अगर पूरी तरह से हटाने या रिमूवल की बात हो तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। वो भी सीधे नहीं, आर्टिकल 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट की लंबी जांच के बाद। बिल्कुल। और अगर खुद इस्तीफा देना हो तो वो राज्यपाल को जाता है। पर मुझे एक बात बताइए, ये प्रोसेस इतना लंबा क्यों बनाया गया है? अगर कोई मेंबर भ्रष्ट निकला तो उसे हटाने में तो सालों लग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के चक्कर में। ये एक दो-धारी तलवार जरूर लगती है, पर ये चेक्स एंड बैलेंसेस का बेहतरीन उदाहरण है। अगर हटाने का अधिकार आसान होता, राज्यपाल के हाथ में होता, तो राज्य सरकार तो किसी भी मेंबर से नाराज होकर उसको रातों रात बाहर कर देती ना, सिर्फ इसलिए कि उसने सरकार के पसंदीदा कैंडिडेट को नहीं चुना। अरे हाँ, फिर तो आयोग सरकार की मुट्ठी में आ जाता। बिल्कुल। इसीलिए राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट वाली शर्त रखी गई है, ताकि सदस्य को एक अभेद्य सुरक्षा कवच मिले और वो बिना किसी डर के फैसले ले सकें। बहुत खूब। अब आते हैं पावर्स और फाइनेंस पर। स्लाइड 9 और 10। आर्टिकल 318 में राज्यपाल सेवा शर्तें तय करते हैं और 319 में एक और बड़ा प्रतिबंध है, रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद ना लेना। वही। रिटायरमेंट के बाद भारत या राज्य सरकार में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते, पर कुछ अपवाद हैं। जैसे सदस्य प्रमोट होकर अध्यक्ष बन सकता है या राज्य पीएससी का अध्यक्ष यूपीएससी में जा सकता है। यहाँ भी वही सिद्धांत है जिसके बारे में हमने भी बात की, भ्रष्टाचार और पक्षपात पर लगाम। फ्यूचर पोस्ट का लालच नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर सरकार रिटायरमेंट के बाद किसी मालीदार पोस्ट का लालच दे तो सदस्य पक्षपात कर सकता है, इसीलिए वो रास्ता बंद कर दिया गया। यूपीएससी में जाना ठीक है, क्योंकि वो भी एक आजाद संवैधानिक संस्था है। सरकार का कोई मंत्री पद उन्हें नहीं मिल सकता। ये छोटी छोटी कानूनी बारीकियां ही तो इन संस्थाओं को खड़ा रखती हैं। अब काम की बात करें तो आर्टिकल 320 में परीक्षाएं करवाना,
डीपीसी के मामले और अनुशासनात्मक सलाह देना शामिल है। और 321 में विधानमंडल इन कामों को बढ़ा भी सकता है। बिल्कुल, पर 322 का एक टर्म है जो बहुत टेक्निकल है। इसमें लिखा है कि आयोग के खर्चे और वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इंग्लिश में इसको चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। हाँ, इस भारित होने का जमीनी मतलब क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं जैसे घर में बच्चों की स्कूल फीस होती है। वो एक ऐसा फिक्स्ड खर्चा है जिस पर हर महीने बहस नहीं होती, वो पैसा तो जाना ही है। ठीक वैसे ही संचित निधि पर भारित होने का मतलब है कि आयोग के बजट या वेतन पर विधानसभा में कोई वोटिंग या चर्चा नहीं होती। अच्छा, मतलब सरकार चाहे भी तो इनका पैसा रोक नहीं सकती? बिल्कुल नहीं। राजनीतिक हालात चाहे जो हो, इनकी वित्तीय आजादी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। ये सच में एक बड़ी पावर है। अब स्लाइड 11 की तरफ देखते हैं, आर्टिकल 323, जहां आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है और इस पर खास जोर दिया गया है। किस बात पर? इस बात पर कि आरपीएससी अपनी रिपोर्ट सरकार या किसी मंत्री को नहीं बल्कि सीधे राज्यपाल को सौंपती है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। वही ना, आखिर वो डायरेक्ट सीएम को भी तो दे सकते थे, पर राज्यपाल को रिपोर्ट देने का मतलब है कि ये आयोग किसी मंत्रालय के अधीन काम करने वाला विभाग नहीं है। वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख को अपना ब्यौरा दे रहे हैं। और फिर राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखते हैं। बिल्कुल, जहां सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी उस पर बहस कर सकता है, खासतौर पर अगर सरकार ने आयोग की कोई सलाह नहीं मानी हो तो। ये सच में पूरी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाता है। चलिए, कानूनी पहलुओं से बाहर आकर अब स्लाइड 12 और 13 के थोड़े रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। हाँ, इन फैक्ट्स में भी एक अलग ही इतिहास छिपा है। बिल्कुल, जैसे सबसे लंबा कार्यकाल देवी शंकर तिवारी का रहा और सबसे छोटा कार्यकाल पप्पू सिंह यादव का। और इसमें न्यायिक बैरवा का नाम भी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो सदस्य भी थे और बाद में इस आयोग के सचिव भी बने, और पहले अस्थायी अध्यक्ष एस.के. घोष थे। इन सब से ये आयोग और भी ज्यादा ह्यूमन लगता है, सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं। और आज की स्थिति की बात करें तो स्लाइड 13 में 8 कार्यवाहक या एक्टिंग अध्यक्षों की लिस्ट है, एल जोशी से लेकर कैलाश चंद्र मीना तक, और वर्तमान पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं उत्कल रंजन राठौर। इतने सारे एक्टिंग अध्यक्ष होना ये दिखाता है कि ये कुर्सी कभी खाली नहीं छूट सकती। परीक्षाएं तो चलती रहनी चाहिए। हाँ, प्रशासन एक दिन के लिए भी रोक नहीं सकता, इसलिए तुरंत किसी सीनियर को एक्टिंग अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये स्लाइड बाय स्लाइड एनालिसिस अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। स्लाइड 15, जहां हम उस रामबाण ट्रिक को दोहराते हैं जो इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। वो क्विक रिवीजन ट्रिक। बिल्कुल, अगर कोई पूछे कि नियुक्ति कौन करता है तो जवाब है राज्यपाल। निलंबन कौन करता है? राज्यपाल। त्यागपत्र किसे दिया जाएगा? राज्यपाल को। वार्षिक रिपोर्ट किसे दी जाएगी? उसका जवाब भी राज्यपाल। पर अगर हटाने की बात आई तो? बस वही, वहां सिर्फ एक नाम आएगा, राष्ट्रपति, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। ये एक मास्टर स्ट्रोक है इस पूरे डिजाइन का। बिल्कुल, और इसके साथ ही हमने 1923 के ली कमीशन से लेकर आज 2025 के इस विशाल 1+10 के ढांचे तक का सफर तय कर लिया है। हमने ना सिर्फ हिस्ट्री देखी बल्कि उन जटिल कानूनी परतों को भी खोला जो इसको आजाद बनाती हैं। ये सच में एक बहुत ही गहरी और सार्थक चर्चा रही। इन बारीकियों को समझना एक नए नजरिए को जन्म देता है। पर आखिर में मैं एक सवाल पर सोचना चाहूंगी। हाँ जरूर, कौन सा सवाल? देखिए, हमने देखा कि 1949 में सिर्फ 3 लोगों से शुरुआत हुई और 2025 तक ये 11 सदस्यों की संस्था बन गई, काम बढ़ने के कारण। बिल्कुल। पर आज जिस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, परिणाम आने में सालों लग जाते हैं, तो क्या सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाते रहना ही इसका आखिरी समाधान है? ये एक बहुत ही ठोस पॉइंट उठाया आपने। क्या हमें अब इस पूरी व्यवस्था को एक टेक्निकल अपग्रेड या टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए? ऐसी एडवांस टेक्निक्स और एआई को अपनाना ताकि मानवीय खामियों को कम किया जा सके। बिल्कुल सही सवाल। क्या सिर्फ प्रशासनिक आकार बढ़ाना काफी है या हमें इसके काम करने की फाउंडेशन को ही तकनीक के साथ बदलना पड़ेगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर सभी को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि इसी पर आने वाले वक्त के प्रशासन और लाखों युवाओं का भविष्य टिका है। इसी प्रोवोक करने वाले विचार और आज के इस बेहतरीन एनालिसिस के साथ हम अपने इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही गहरी जानकारियों को डीकोड करते रहेंगे। सुनते रहिए और सीखते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.